इंडिया में हज़ारों क्राइम्स होते हैं, किडनैपिंग, मर्डर्स और भी कई तरीके के क्राइम्स। लेकिन ऐसे क्राइम बहुत कम होते हैं जिनकी चर्चा पार्लियामेंट में हो या प्राइम मिनिस्टर को उन केसेस को क्लोजली फॉलो करना पड़े। 1978 में एक ऐसा ही केस हुआ था। कभी कभी एक केस सिर्फ इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि वो बहुत ब्रूटल था, बल्कि इसीलिए याद रहता है क्योंकि उस क्राइम को रोका जा सकता था। एक विटनेस ने बच्चों की चीखें सुनी, एक विटनेस ने गाड़ी का नंबर तक पुलिस को बता दिया, 2 सस्पेक्ट्स भी पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, लेकिन फिर भी उन बच्चों को नहीं बचाया गया। सवाल ये नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि इतने सारे क्लूज मिलने के बाद भी उनको बचाया क्यों नहीं जा सका। हाय, आई एम लावण्या और आज हम बात करने वाले हैं रंगा और बिल्ला केस की। 26 अगस्त 1978, दिल्ली, रात के करीब 9 बजे एक आदमी ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी, लोग बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे, लेकिन जिन 2 चेहरों की उसे तलाश थी वो 2 चेहरे उस बिल्डिंग से बाहर नहीं आए। ये थे कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा और ये अपने दोनों बच्चे गीता और संजय को घर वापस लेने आए थे। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, लेकिन वो बिल्डिंग से बाहर नहीं आए। तो वो रिसेप्शन पे गए और उन्होंने पूछा, एक्सक्यूज मी, गीता एंड संजय चोपड़ा? रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने रजिस्टर खोला, एक बारी चेक किया, दूसरी बारी चेक किया और सिर उठाकर सिर्फ इतना बोला, सर इन 2 नाम की तो एंट्री ही नहीं है। मदन मोहन चोपड़ा कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़े रहे, जैसे उनको समझ ही ना आया हो कि उन्होंने अभी सुना क्या है। गीता और संजय उस शाम ऑल इंडिया रेडियो तक पहुंचे ही नहीं थे। उन्होंने अपनी वाइफ रमा को घर पे कॉल करके पूछा कि क्या पता बच्चे वापस घर पहुंच गए हों, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। अब चोपड़ा साहब ने हर उस जगह कॉल करके पता करा जहाँ पे उनको उम्मीद थी कि उनके बच्चे हो सकते हैं, रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर और भी ना जाने कितनी जगह, लेकिन हर जगह से उनको एक ही जवाब मिला, उनके बच्चे वहाँ पर नहीं थे। चोपड़ा साहब विलिंगडन हॉस्पिटल तक गए, जिसे आज हम RML हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। उन्हें लगा कि क्या पता कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इस वजह से बच्चे हॉस्पिटल में हो, लेकिन बच्चे वहाँ पर भी नहीं थे। उस रात उसी हॉस्पिटल में 2 लोग और थे, लेकिन उनकी बात हम आगे करेंगे। 10:15 बजे करीब चोपड़ा साहब ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और 11:30 बजे करीब वो अपने घर वापस चले गए। और अगले 48 घंटे सिर्फ उनकी फैमिली की जिंदगी नहीं, दिल्ली की हिस्ट्री भी बदलने वाले थे। इस केस में आगे बढ़ने से पहले हम मदन मोहन चोपड़ा और उनके बच्चों के बारे में जानते हैं। मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी में एक कैप्टन थे। वो दिल्ली के धौला कुआं एरिया में अपनी वाइफ रमा और अपने 2 बच्चे गीता और संजय के साथ रहते थे। गीता करीब 16.5 साल की थी और जीसस एंड मैरी कॉलेज की स्टूडेंट थी, और संजय उससे करीब 2 साल छोटा था और मॉडर्न स्कूल का स्टूडेंट था। उस शाम उनके घर का माहौल बिल्कुल अलग था। गीता और संजय के लिए ये शाम बहुत स्पेशल थी। ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी प्रोग्राम में उन दोनों का प्रोग्राम आ जाना था। आज के टाइम में शायद हमें ये इतनी बड़ी बात ना लगे, लेकिन 1970s में किसी स्टूडेंट को रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। गीता अपनी स्क्रिप्ट बार बार पढ़ रही थी और संजय कभी उसकी टांग खींच रहा था तो कभी जल्दी करने के लिए बोल रहा था, और मदन मोहन चोपड़ा साहब बस ये देख के मुस्कुरा रहे थे। हर पेरेंट की तरह उन्होंने भी पूछा, सब याद है ना? और उन दोनों ने हंसते हुए सिर्फ अपना सिर हिला दिया। प्लान सिंपल था, गीता और संजय अपने आप रेडियो स्टेशन तक जाएंगे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद कैप्टन चोपड़ा वहां से उनको पिक कर लेंगे। एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली इवनिंग, ऐसी शाम जो हजारों घरों में रोज होती है। शायद इसीलिए कैप्टन चोपड़ा को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये उनके बच्चों से आखिरी कन्वर्सेशन होगी। उनको 7 बजे रेडियो स्टेशन पहुंचना था, इसलिए वो 6 बजे करीब घर से निकल गए थे। अब उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए ट्रांसपोर्ट मिलना भी उतना आसान नहीं था। उन दिनों दिल्ली आज के जैसी नहीं थी, लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट था और किसी से लिफ्ट मांगना अनयूजुअल नहीं था। अब सोचिए अगर उस दिन बारिश ना हुई होती तो शायद ये केस भी ना हुआ होता। अब ये सवाल इस पूरी वीडियो तक आपके दिमाग में रहेगा। कुछ ही देर बाद एक डॉक्टर ने गीता और संजय को लिफ्ट दी और गोल डाक खाना के पास उनको ड्रॉप कर दिया। वहां से ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग कुछ मिनट दूर ही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुछ मिनट बाद वो एक दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे? उन्होंने किसी से लिफ्ट मांगी थी या किसी ने उन्हें जबरदस्ती उस गाड़ी में बिठाया था? उनको बस रोड क्रॉस करनी थी और वो रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाते, लेकिन वो वहां कभी पहुंचे ही नहीं। और वहां पास ही चोरी की हुई एक मस्टर्ड कलर की फिएट खड़ी हुई थी, जिसके अंदर 2 आदमी दिल्ली छोड़ के जाने की बात कर रहे थे। अब यहीं से इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू होती है।
वो दोनों आखिर उस गाड़ी में बैठे क्यों? क्या उन्होंने लिफ्ट मांगी थी? क्या किसी ने जबरदस्ती उन्हें उस गाड़ी में बिठाया था? या पहले उन्हें सिर्फ लगा कि ये एक नॉर्मल लिफ्ट है और बाद में उन्हें सच्चाई का पता चला? इसका एग्जैक्ट जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि थोड़ी ही देर बाद वो उस फिएट के अंदर थे और पूरी दिल्ली उन्हें देख रही थी, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या ये किडनैपिंग है या कोई फैमिली डिस्प्यूट है। कुछ ही मिनट बाद भगवान दास वहां से जा रहा था। वो उस फिएट के पास से गुजरा तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसे पहले लगा कि नॉर्मली वैसे ही कोई फैमिली जा रही होगी, लेकिन उसने दोबारा ध्यान से सुना तो उसको दिखा कि लड़की जो थी वो ड्राइवर के बाल खींच रही थी और लड़का पैसेंजर सीट पे बैठे आदमी से लड़ रहा था। भगवान दास कार की तरफ दौड़ा और उसे देखकर और भी लोग उस कार की तरफ दौड़े। एक आदमी तो इतनी नजदीक पहुंच गया कि वो बस हैंडल को खोलने ही वाला था और तभी ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबा दिया। लेकिन भगवान दास वहीं नहीं रुके। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और उन्होंने इस सस्पिशियस गाड़ी के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर तक पुलिस को दिया। आपको भी यही लग रहा होगा कि गाड़ी का नंबर तक पुलिस को दे दिया, अब तो पुलिस पकड़ ही लेगी। लेकिन यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट आता है। गाड़ी का नंबर था HRK 8930, जो कि पुलिस ने नोट किया था MRK 8930। सिर्फ एक लेटर की गलती। और इस कार को सिर्फ एक विटनेस ने नहीं देखा था, इसे एक और आदमी ने देखा था, और उस आदमी ने जो देखा वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। एक इंजीनियर इंद्रजीत सिंह अपने स्कूटर से अपने घर जा रहा था, तभी वो मस्टर्ड फिएट उसके बगल से बहुत स्पीड से आगे गई। उसको वो गाड़ी सिर्फ सस्पिशियस ही नहीं लग रही थी, उस गाड़ी के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। वो उस गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंचा और तब पीछे की सीट पे बैठे लड़के ने अपने शोल्डर से निकलता खून उसे दिखाया। उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और बिना कुछ कहे उससे मदद मांगी। उस एक पल में इंद्रजीत समझ गया था कि ये किडनैपिंग का केस है। उसने स्कूटर और तेज चलाया और अब ऑलमोस्ट रेस हो रही थी। एक तरफ फिएट और दूसरी तरफ अकेला स्कूटर, और कुछ सेकंड्स के लिए ये लगा कि वो उन दोनों को बचा लेगा। इंद्रजीत लगातार हॉर्न बजा रहा था ताकि आसपास के लोगों को भी पता लग जाए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और फिर एक पल के लिए ये लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर फिएट एक ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंची और सिग्नल रेड हो गया। अगर गाड़ी रुकती तो किडनैपर्स पकड़े जाते और ये केस वहीं खत्म हो जाता, लेकिन किडनैपर्स ने वो लाइट ब्रेक कर दी और वो आगे चले गए, और तभी दूसरी तरफ से ट्रैफिक आने लग गया, इसलिए इंद्रजीत उनको फॉलो भी नहीं कर सका। सिग्नल ग्रीन होते ही इंद्रजीत फिर से उस गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन उनको एग्जैक्टली उतना टाइम मिल गया था जितना टाइम उनको चाहिए था वहां से गायब होने के लिए। लेकिन इंद्रजीत ने हार नहीं मानी। उसने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया था और वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में वहां पे बता दिया। अब जरा सोचिए, एक विटनेस ऑलरेडी इस बारे में पुलिस को बता चुका है और ये सेकंड विटनेस है सेम इंसिडेंट का। जब ये क्राइम हो रहा था रियल टाइम में पुलिस के पास 2 विटनेस की कंप्लेंट्स जा चुकी थी, लेकिन तब भी गीता और संजय घर वापस नहीं आ पाए। अब यहाँ से शुरू होती है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। पुलिस के पास 2 विटनेस अकाउंट्स थे, लेकिन तब भी पुलिस को जो जल्दबाजी करनी चाहिए थी पुलिस ने वो नहीं की। अब इस टाइम तक कैप्टन चोपड़ा को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली की सड़कों पे चल क्या रहा है। वो अपने घर पे रेडियो ट्यून इन करके बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की आवाज सुननी थी रेडियो पे, लेकिन रेडियो पर किसी और की आवाज आ रही थी। उन्हें लगा शायद रीशेड्यूलिंग होगी या मे बी उन्होंने गलत चैनल ट्यून इन कर लिया होगा, तो इस बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो 8:45 बजे करीब संजय और गीता घर वापस आने ही वाले थे। और जैसे कि प्लान था वो गीता और संजय को लेने के लिए रेडियो स्टेशन तक चले गए। उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन वो तब भी बाहर नहीं आए, और इसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। 10:15 बजे करीब तक उन्होंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाई और फिर वो घर वापस आ गए, लेकिन गीता और संजय घर वापस नहीं आए। अब यहाँ 2 अलग टाइमलाइन चल रही थी। एक तरफ वो 2 बच्चे जो मिसिंग थे और दूसरी तरफ 2 आदमी जो पुलिस की नज़रों के सामने से निकल गए, लेकिन तब भी पुलिस को भनक तक नहीं हुई कि ये वही आदमी हो सकते हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है। रात के करीब 10:15 बजे विलिंगडन हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में 2 आदमी आए। एक आदमी के माथे पर गहरी चोट लगी हुई थी। डॉक्टर्स ने रूटीन क्वेश्चन पूछे कि चोट कैसे लगी है, नाम क्या है। उन्होंने नाम बताया विनोद, और उन्होंने बताया कि बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास कुछ आदमी उन पर अटैक करके उनकी घड़ी चुरा कर ले गए हैं। पहली नज़र में ये बिल्कुल मेडिको लीगल केस लग रहा था, तो इस वजह से डॉक्टर ने उनके स्टिचेस कर दिए और प्रिकॉशन के तौर पर रात भर उन्हें वहीं रुकने के लिए बोला और एक्सरे भी करवाया। अब क्योंकि ये मेडिको लीगल केस था तो डॉक्टर्स ने पुलिस को भी बुला लिया था। अब विनोद ने मना कर दिया कि वो उस हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता। डॉक्टर्स की एडवाइस के खिलाफ उसने उस डिस्चार्ज स्लिप पर साइन किए और वो वहाँ से चला गया। अब क्योंकि पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था तो एक सब इंस्पेक्टर वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे। उन्होंने भी रूटीन क्वेश्चंस किए, कैसे लगी, कहाँ लगी, और वो सेम स्टोरी उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर को भी सुनाई। पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट ली, केस रजिस्टर किया और बात वहीं ख़त्म हो गई।
और एटलीस्ट पुलिस को ये लगा कि बात वहीं ख़त्म हो गई। दरअसल उन 2 आदमियों ने अपना नाम और एड्रेस झूठा बताया था। उन्होंने नाम बताया था विनोद और हरभजन, और उन्होंने एड्रेस जो दिया था वहाँ पर असल में फैक्ट्रीज थी, लेकिन ये पुलिस को बाद में जाके पता चला। अब अगले दिन ही पुलिस ने ये वेरीफाई कर लिया था कि वो फेक नाम है, फेक एड्रेस है, और जो गाड़ी का नंबर उन्होंने दिया है असल में वो गाड़ी का नंबर नहीं है, वो किसी स्कूटर का नंबर है, और उसके माथे पर फ्रेश इंजरी है। इतनी सारी डिटेल्स, और तभी जब 2 बच्चे दिल्ली से गायब हुए हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते तो क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन ना आता कि क्या ये रिलेटेड हो सकता है? लेकिन तब किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि जिन आदमियों की स्टेटमेंट ली जा रही है उनका कनेक्शन इतने बड़े मिसिंग केस से है। और एक और शॉकिंग बात, पुलिस को उनका असली नाम निकालने में करीब 2 हफ्ते लग गए। 2 हफ्ते जिनमें सब कुछ बदल चुका था। उस रात पुलिस सिर्फ गीता और संजय को ही नहीं ढूंढ रही थी, पुलिस एक और केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सब इंस्पेक्टर ने विनोद से कहा कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पे तुम्हारे साथ ये घटना हुई है। विनोद और उसके साथ आया दूसरा आदमी सब इंस्पेक्टर को बंगला साहिब के पास ले गए, लेकिन ना खून मिला, ना स्ट्रगल का कोई निशान मिला, ना कोई आई विटनेस मिला। सब कुछ अजीब था। फिर पुलिस ने उन दोनों से कहा चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस स्टेशन चले भी गए। और हैरानी की बात यह है, जिस रात उन 2 बच्चों को पुलिस ढूंढ रही थी, उन 2 बच्चों के किडनैपर्स पुलिस स्टेशन में ही बैठे थे और पुलिस को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस स्टेशन में उनकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई थी। उन्होंने पुलिस को कहा कि अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं कल सुबह आके ये स्टेटमेंट पूरी कर दूंगा। तो पुलिस ने उनको जाने भी दिया इस शर्त पे कि अगली सुबह आकर वो अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वो वादा झूठा था। वो पुलिस स्टेशन वापस आए ही नहीं। अगले दिन जब पुलिस उनके दिए हुए एड्रेस पर पहुंची तो पता चला कि वो एड्रेस झूठा था। वहाँ पर कोई विनोद या हरभजन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और तब पुलिस को पहली बार ये एहसास हुआ कि जिनको वो बस कॉमन सी चोरी का विक्टिम समझते रहे, वो असल में कुछ और ही था। और इसी बीच 2 दिन बीत गए थे, ना गीता मिली थी और ना ही संजय मिला था। उन दोनों का कहीं अता पता नहीं था। और अब पूरी दिल्ली में इस केस की खबरें फैल गई थी। न्यूज़पेपर्स रोज नए नए सवाल पूछ रहे थे और इस केस की गूंज पार्लियामेंट तक चली गई थी। प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई इस केस को खुद क्लोजली फॉलो कर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ पुलिस पर एक प्रेशर बढ़ता जा रहा था, गीता और संजय को खोजने का। प्रेशर बढ़ने से इन्वेस्टिगेशन तेज जरूर हुई, लेकिन इसका फायदा गीता और संजय को नहीं होने वाला था। दिल्ली रिच का एरिया उस टाइम एक बायोडाइवर्सिटी पार्क टाइप हुआ करता था। ये शहर के बीचों बीच तो है, लेकिन एक तरह से ये जंगल है। 2 दिन बीत चुके थे और 28 अगस्त 1978 को शाम के वक्त एक आदमी वहाँ पर अपनी गाय चरा रहा था। वो एक नॉर्मल सा दिन था अंटिल उसने झाड़ियों के अंदर कुछ देखा। उसकी नज़र झाड़ियों के बीच पड़ी एक चीज़ पर गई। दूर से देखकर उसे लगा जैसे किसी ने कपड़ा फेंक दिया हो, लेकिन पास जाके देखने पर उसके कदम वहीं रुक गए। वहाँ 2 बॉडीज पड़ी थी, एक लड़के की और एक लड़की की। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, क्राइम टीम जगह पर पहुंची और उस एरिया को सील कर दिया गया। और फिर पुलिस ने कॉल किया कैप्टन चोपड़ा को। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि सर 2 बॉडीज मिली हैं, आपको आना होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप 2 दिन से अपने बच्चों को ढूंढ रहे हो और 2 दिन बाद आपको पुलिस की कॉल आती है कि आपको 2 डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। कैप्टन चोपड़ा और उनकी वाइफ रिच पर पहुंचे, उन्होंने बॉडीज देखी और आइडेंटिफाई किया। वो गीता और संजय ही थे। सिर्फ 2 दिन बीतने के बाद भी उन दोनों बॉडीज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खुली जगह पर पड़े होने की वजह से डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका था और दोनों की बॉडीज पर चोट के निशान थे। पर गीता की बॉडी की हालत और भी ज्यादा खराब थी। इन्वेस्टिगेटर्स को तुरंत समझ आ गया ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये बहुत ही ब्रूटल क्राइम था। क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट किया गया और वहाँ की फोटो ली गई। कैप्टन चोपड़ा अपने बच्चों को खो चुके थे और पूरे देश का भरोसा हिल चुका था। अगले दिन जब न्यूज़पेपर छपे, उसमें फ्रंट पेज पर एक कहानी थी, कैसे 2 बच्चे दिल्ली के बीचों बीच किडनैप हुए और इस हालत में उनकी बॉडीज मिली। और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि पुलिस को उनके पास पहुंचने के कई मौके मिले, लेकिन तब भी पुलिस उनको नहीं बचा पाई। ये एक सवाल था जिसका जवाब पूरा देश मांग रहा था। आखिर इतनी सारी वार्निंग के बाद भी उन बच्चों को क्यों नहीं बचाया जा सका? और शायद इसी प्रेशर ने इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसे क्लू तक पहुंचाया जिसने पूरी कहानी बदल दी। अगले कुछ दिनों तक पुलिस के पास सिर्फ सवाल थे। किलर्स कौन थे, कैसे मारा, क्यों किडनैप किया, इसके पीछे मोटिव क्या था और आखिर वो गाड़ी कहाँ गई? ऐसा लग रहा था जैसे वो गाड़ी दिल्ली से गायब हो चुकी है। लेकिन 31 अगस्त की सुबह दिल्ली के मजलिस पार्क एरिया में वो गाड़ी खड़ी हुई मिली। एक मस्टर्ड कलर की फिएट एक गली में लावारिस खड़ी हुई थी
और लोगों को उस पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को कॉल की। पुलिस ने वो गाड़ी देखी तो उनको लगा ये शायद वही अबेंडेंड फिएट है जो चोरी की गई थी। ये वही फिएट थी जिसे 26 अगस्त के दिन कई विटनेस ने देखा था। और अब पहली बार पुलिस के पास आई विटनेस नहीं था, पूरा का पूरा क्राइम सीन था। जब फोरेंसिक टीम ने गाड़ी की जांच शुरू की तो हर एक चीज़ एक नया सवाल पैदा करती गई। गाड़ी के अंदर खून था, मतलब जो कुछ हुआ है उसका कुछ पार्ट गाड़ी के अंदर भी हुआ था। और सीट्स के पास से कुछ बाल भी मिले। उस टाइम डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फोरेंसिक साइंस थी। अब उन बाल और गाड़ी के अंदर से जो फिंगरप्रिंट मिले थे उनको टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने गाड़ी की डिक्की खोली और उनको उसके अंदर से कई अलग अलग नंबर की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मिली। विटनेस ने जो नंबर नोट करे थे वो असल गाड़ी का नंबर था ही नहीं। किलर्स लगातार अपनी आइडेंटिटी बदल रहे थे, गाड़ी की नंबर प्लेट बदल रहे थे। अब ये सब देखकर एक बात क्लियर होती है कि ये कोई नए क्रिमिनल्स नहीं थे। ये जानते थे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे काम करती है और वो उसी अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहे थे। लेकिन हर प्लानिंग में कोई ना कोई कमी रह जाती है और इस प्लानिंग में कमी रह गई फिंगरप्रिंट्स की। वो फिंगरप्रिंट्स को नहीं मिटा पाए और यहीं से ही पुलिस को उन 2 किलर्स के नाम पता चले। 2 ऐसे नाम जो दिल्ली पुलिस के लिए तो नए थे लेकिन बॉम्बे पुलिस के लिए नए नहीं थे। कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह, जिसको दुनिया रंगा और बिल्ला के नाम से भी जानती थी। अब एक प्रॉब्लम बाकी थी। पुलिस को उनका नाम पता था, उनके चेहरे पता थे, लेकिन आखिर वो दोनों थे कहाँ? दिल्ली पुलिस ने बॉम्बे पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और हर जगह उनकी तस्वीरें भेजी गई। पुलिस ने उनके ऊपर इनाम तक रख दिया और पूरे देश को सिर्फ एक ही अपील की गई कि वो दोनों जहाँ भी दिखें पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन दिन बीतने लगे और रंगा और बिल्ला जैसे हवा में गायब हो गए। पुलिस को लगा कि शायद वो देश से बाहर चले गए होंगे, लेकिन सच कुछ और ही था। वो भाग जरूर रहे थे लेकिन थे अभी भी इंडिया में। और फिर 8 सितंबर 1978 कालका मेल जो कि आगरा जा रही थी, उसके अंदर 2 पैसेंजर्स चढ़े और वो भी मिलिट्री कंपार्टमेंट में। वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स को वो आदमी सस्पिशियस लगे तो उन्होंने बोला कि ये मिलिट्री के लिए रिजर्व्ड कंपार्टमेंट है। उन्होंने कहा हाँ पता है, हम भी मिलिट्री से ही हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा फिर आप आईडी दिखा दीजिए। और यहीं उनमें से एक से गलती हो गई। उसने अपने साथी से कहा इसको भरा हुआ आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। ये सेंटेंस सुनते ही जवानों को उन पे शक हो गया। अगर तुम सच में मिलिट्री में हो तो तुम्हें आइडेंटिटी कार्ड दिखाने में क्या प्रॉब्लम होगी? उन्होंने तुरंत उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की और ट्रेन के अंदर ही हाथापाई शुरू हो गई। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके उन दोनों को ट्रेन में रस्सी से बांध दिया। तभी वहाँ पर एक न्यूज़पेपर पर नजर पड़ी। उस न्यूज़पेपर में 2 तस्वीरें थी, रंगा और बिल्ला की। एक जवान ने न्यूज़पेपर देखा, फिर उनकी तरफ देखा और पूछा क्या तुम रंगा और बिल्ला हो? और उन्होंने कहा हाँ। अब सोचो, देश की पुलिस जिन 2 इंसानों को इतनी शिद्दत से ढूंढ रही है वो पकड़े कैसे गए? एक ट्रेन के अंदर अपनी खुद की गलती से। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, अब चैलेंज आगे शुरू होने वाला था। क्या वो कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे कि इन दोनों ने ही ये क्राइम किया है? अब पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि क्या उनके पास इतने सबूत हैं कि जिनके बेसिस पर वो उनको कोर्ट में खड़ा कर सके? क्या कोर्ट भी उनको किलर मानेगा? और इसी तरह आगे की इन्वेस्टिगेशन भी चालू हुई। वो दोनों पुलिस को लेकर एक छोटे से कमरे में पहुंचे। पहली नज़र में वो एक आम सा कमरा था, लेकिन फिर वहाँ की तलाशी शुरू हुई तो वहाँ पर उनको एक किरपान मिली और उसके साथ कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स। और ये कोई आम न्यूज़पेपर्स नहीं थे, ये सारे न्यूज़पेपर वो थे जिनमें गीता और संजय के केस की डिटेल्स थी। जिन 2 आदमियों को पुलिस पूरे इंडिया में ढूंढ रही थी, वो 2 आदमी छुप के अपने ही किए हुए क्राइम की न्यूज़ पढ़ रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि किरपान मिल जाना, न्यूज़पेपर मिल जाना सिर्फ ये प्रूव नहीं कर देता कि उन दोनों ने ही ये मर्डर किया है, ये किडनैपिंग की है। इसके लिए पुलिस को और ठोस सबूत चाहिए था और पुलिस को उसका जवाब एक ऐसी जगह पर मिला जहाँ की बात हम ऑलरेडी इस कहानी में कर चुके हैं, विलिंगडन हॉस्पिटल। याद है वो आदमी जो गलत नाम बता के हॉस्पिटल आया था? अब पुलिस के सामने रंगा और बिल्ला बैठे हुए थे और उन दोनों को देखकर पुलिस के दिमाग में एक सवाल आया, क्या ये बिल्ला और वो हॉस्पिटल में जो विनोद आया था, क्या वो एक ही आदमी हो सकते हैं? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस दोबारा विलिंगडन हॉस्पिटल गई और डॉक्टर से पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। वो एक्सरे को बिल्ला के स्कल से मैच किया गया और वो एग्जैक्ट मैच था, विनोद ही बिल्ला था। अब पुलिस को क्लियर हो गया था कि ये सब एक ही प्लान का हिस्सा था, लेकिन ये सिर्फ एक लिंक था। पुलिस को पूरी चेन कंप्लीट करनी थी और इसी वजह से हर विटनेस को कोर्ट में एक एक करके बुलाया गया, फॉरेंसिक एविडेंस पेश किए गए और हर विटनेस पिछले विटनेस की बात को और मजबूत करता गया और अब ये शक पूरा विश्वास में बदल चुका था। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रंगा और बिल्ला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन को बदल दिया। 19 सितंबर को रंगा ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि वो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहता है, लेकिन पुलिस के सामने नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने। पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में वैलिड नहीं होता, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने किया गया कन्फेशन
कोर्ट में वैलिड होता है। मजिस्ट्रेट ने उसकी बात तुरंत रिकॉर्ड नहीं की, पहले उसे समझाया कि तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। वो तब भी नहीं माना तो उसे 2 दिन पुलिस से अलग रखा ताकि वो और सोच ले और अपना माइंड मेकअप कर ले, लेकिन तब भी उसका डिसीजन सेम था। 21 सितंबर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ और उसे फिर से वही सेम वार्निंग्स दी गई और उसके बाद उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया। और कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उससे पूछा गया था कि क्या तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है। रंगा का कन्फेशन शुरू हुआ और उसका कन्फेशन इतना लंबा था कि वो 1 दिन में पूरा नहीं हो सका, वो 2 दिन में जाके कंप्लीट हुआ, 21 और 22 सितंबर। करीब 1 महीने बाद सेम पैटर्न फॉलो करते हुए बिल्ला ने भी अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराया। दोनों के कन्फेशन में क्राइम की डिटेल्स थी, उनके दिल्ली आने से आगरा भागने तक की डिटेल्स। अब इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि केस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी एक टर्निंग पॉइंट बचा था। कन्फेशन रिकॉर्ड होने के बाद पहली बार इन्वेस्टिगेटर्स के पास पूरी कहानी थी कि असल में उस रात हुआ क्या था। असल में रंगा और बिल्ला 26 अगस्त से पहले ही ये माइंड मेकअप करके दिल्ली आए थे कि वो किसी को किडनैप करेंगे, अच्छे खासे पैसे लेंगे और फिर उनको छोड़ देंगे, और इसीलिए उन्होंने वो फिएट भी चुराई थी। वो फिएट सिर्फ चुराई ही नहीं बल्कि उन्होंने मॉडिफाई भी कर ली थी। उन्होंने बैक सीट्स के हैंडल अंदर से निकाल लिए थे ताकि कोई चाह के भी अंदर से बाहर ना जा सके। अब मैं इस क्राइम की पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को इतना समझना ज़रूरी है कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग क्राइम था। उन्होंने उन दोनों बच्चों पे रिपीटेडली उस किरपान से अटैक किया था और गीता का तक किया था। ये चीज़ बाद में फॉरेंसिक रिकॉर्ड्स में प्रूफ नहीं हो पाई थी, लेकिन उन दोनों ने ये अपने अपने कन्फेशंस में कबूला था। उनके कन्फेशंस में एक चीज़ अजीब थी, दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे इंसान पर डालने की कोशिश की थी। बिल्ला कह रहा था कि रंगा के कहने पर यह पूरा क्राइम किया गया है, जबकि रंगा कह रहा था बिल्ला के कहने पर। उन दोनों ने पहले संजय को मारा और फिर गीता का मारने के बाद उसको भी। गीता ने अपनी आखिरी सांस तक उन दोनों से बचने की पूरी कोशिश की। उसने उस किरपान से बिल्ला के माथे पर भी अटैक किया, जिससे कि वो गहरा निशान जो उसके माथे पर आया था वो लगा था। और उसके बाद एक बारी उसने रोड की तरफ भागने की भी कोशिश करी थी, जब उन दोनों ने उस पर अटैक करके उसको मार दिया। उन दोनों ने रिपीटेडली संजय और गीता के ऊपर अटैक्स किए उस किरपान से, जिस वजह से एक्सेसिव खून निकलने की वजह से और शॉक की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। उनकी बॉडीज जब मिली उनकी बहुत बुरी हालत थी। 2 दिन में उनकी बॉडी बहुत हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी, ऐसी कंडीशन में थी कि आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, और ना ही आप ये सुन पाएंगे। लेकिन जब ट्रायल शुरू हुआ पुलिस ने जितना सोचा था ये सब उतना सीधा नहीं लग रहा था। 20 नवंबर को रंगा ने अचानक से अपना कन्फेशन वापस ले लिया, ये बोल के कि उसने प्रेशर में ये कन्फेशन दिया है। और उसके 1 हफ्ते बाद 27 नवंबर को बिल्ला ने भी अपना कन्फेशन वापस ले लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर कन्फेशन को ना कंसिडर किया जाए तो क्या बाकी के सबूत काफी थे उन दोनों को दोषी ठहराने के लिए। अब हर विटनेस की इंपॉर्टेंस कोर्ट में और बढ़ गई थी। आई विटनेसेस, डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, जितने भी लोग थे उन सब ने मिलके उन लिंक्स को एक चेन में बदला। अलग अलग देखा जाए तो ये सबूत शायद इतने मजबूत ना लगे, लेकिन अगर इनको एक साथ देखा जाए तो इससे क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है कि इन दोनों ने ही इस ब्रूटल क्राइम को अंजाम दिया है। महीनों तक कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे और उसके बाद 26 जनवरी 1980 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। रंगा और बिल्ला को गीता और संजय चोपड़ा किडनैपिंग, मर्डर और बाकी के रिलेटेड केसेस में दोषी ठहराया और उन दोनों को ही मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जैसा कि अक्सर डेथ पेनल्टी वाले केसेस में होता है, इस केस में भी सेम हुआ। ये केस हायर कोर्ट्स में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये सेम फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी, और उसके बाद इन दोनों ने राष्ट्रपति के सामने भी मर्सी पिटीशन डाला, लेकिन तब भी उन्होंने इसे खारिज कर दिया। और आखिरकार 31 जनवरी 1982 को इन दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। कहते हैं कि फांसी के बाद उन दोनों में से किसी के भी परिवार ने उनके शव को क्लेम नहीं किया था और आखिर में जेल अथॉरिटीज ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। ये केस लीगली यहीं खत्म हो गया, लेकिन गीता और संजय की कहानी नहीं हुई। उनकी हिम्मत और जिस तरह उन्होंने आखिरी सांस तक रंगा और बिल्ला का मुकाबला किया, इसके लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये चक्र अक्सर बहादुरी के लिए दिया जाता है और ये दोनों इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के नागरिकों में शामिल हो गए। उनके नाम सिर्फ मेडल्स तक सीमित नहीं रहे। उनकी याद में गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड स्टार्ट किए गए। हर साल ये अवार्ड ऐसे बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने साहस का परिचय दिया हो। शायद इन अवार्ड से देश ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि गीता और संजय का नाम सिर्फ क्राइम फाइल्स में ना रह जाए। अगर आप मुझसे पूछे तो इस केस में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि इतने विटनेस होने के बावजूद उन 2 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। 2 बच्चे जो खुशी खुशी अपने प्रोग्राम के लिए घर से निकले थे, वो कभी घर वापस नहीं आए। शायद इसीलिए करीब 50 साल बाद भी जब रंगा और बिल्ला का नाम लिया जाता है तो शायद सिर्फ उन क्रिमिनल्स को याद नहीं किया जाता, याद किया जाता है उन 2 बच्चों को, गीता को
और संजय को, और वो एक सवाल आज भी जिंदा है, इतने सारे मौके मिलने के बावजूद गीता और संजय को बचाया क्यों नहीं जा सका। ये था बिल्ला और रंगा केस। I'll see you in the next video. Until then, stay happy, healthy and safe.